हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन आप लोगों ने वीडियो देख चुके होंगे और वो लेसन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा क्योंकि मैंने वीडियोस के थ्रू उस लेसन को बहुत इंटरेस्टिंगली आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। तो आई होप कि वो लेसन जो है आप लोगों को पसंद भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब आज हम ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन इंटीरियर ऑफ द अर्थ करने जा रहे हैं। अब ये जो लेसन है ना बच्चों, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन है। देखो, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी लेसन से रिलेटेड 9th स्टैंडर्ड में भी आगे आप लोगों को एक एंडोजेनेटिक मूवमेंट करके एक लेसन है, तो वो भी आने वाला है जो इस लेसन से रिलेटेड है। तो इसलिए भी ये लेसन को समझना, इसकी जो बेसिक है उसको समझ लेना ज़रूरी है क्योंकि इससे आगे एडवांस जो है 9th के चैप्टर में आगे का हिस्सा आप लोगों को है। ठीक है, तो ये एक इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो गया बहुत ज़्यादा। और ये लेसन ना लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा बोरिंग टाइप लेसन नहीं है। ये लेसन देखना आप लोगों को समझने में बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी जो अर्थ है जिसके ऊपर हम लोगों को ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, और इस अर्थ से अबो स्काई की भी हमने इतनी सारी मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो ये सब हमने बहुत कुछ हमने पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, अर्थ के ऊपर क्या है। ठीक है, अब आज जो इस लेसन में हम ये देखने जा रहे हैं कि अर्थ के अंदर इंटीरियर मीन्स अंदर, उसके नीचे की तरफ क्या है, कितनी लेयर्स हैं अर्थ की, ये जो है हम लोग आज इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस लेसन से पहले बच्चों प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने जो 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में आपने अबाउट द रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। बच्चों, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगी मिल्क का, जिससे जो है आप लोगों के लिए ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझना और ज़्यादा इजी हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो बच्चों ये देखो, आपने अपने घर में भी दूध को उबलते हुए तो देखे ही होंगे, है ना। आपकी मम्मी भी मिल्क जो है वो बॉईल करती ही हैं। तो ये सब प्रोसेस आप लोगों ने देखे होंगे। अब ज़रा इसको ना ज्योग्राफिकल नज़रिए से, उसके थ्रू से देखने की कोशिश करो कि जब दूध, पहली बात तो जब दूध होता है वो एक लिक्विड स्टेट में होता है, करेक्ट। अब जब दूध गर्म होने लग जाता है, हम उसको बॉइलिंग के लिए रखते हैं, तो फिर वो उसकी जो अपर लेयर है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगती है। जब दूध ऊपर आने, हमको देखो ऊपर की सरफेस जो है वो क्रीमी सरफेस कैसा हमको दिखाई देती है ऊपर। और जब दूध उबल जाता है, हम जो है बॉईल होने के बाद में गैस स्विच ऑफ कर देते हैं और एक 5 मिनट के बाद जब हम इस दूध को देखते हैं तो हमको इसके ऊपर क्रीमी एक लेयर दिखाई देती है, सॉलिड तरीके की, और लेकिन और जो के ऊपर से जिसकी हीट है वो कम हो चुकी होती है, लेकिन अंदर की तरफ दूध उतना ही गर्म रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, करेक्ट है ना। ये सब आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखे भी होंगे और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दूध पर ऊपर जो है एक क्रीमी लेयर बन चुकी है, लेकिन इसके नीचे जो दूध है वो तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा और वो गर्म भी रहेगा, जबकि अपर सरफेस जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। और जब ज़्यादा ठंडी होती जाती है तो और ज़्यादा क्रीमी लेयर जो है वो थिकनेस में आ जाती है और नीचे दूध जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, करेक्ट। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, बिल्कुल इसी तरीके का प्रोसेस कुछ हमारी अर्थ बनने के टाइम पर भी हुआ है। समझ में आया कि अब ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये देखे हैं कि जब सोलार सिस्टम बना, जो हमारा सन है और अराउंड द सन जो प्लैनेट्स हैं, ये सब जब फॉर्म हुए अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो,
कितने सालों पहले की बात हम कर रहे हैं? अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, जब ये सोलार सिस्टम फॉर्म्ड हुआ और जब सारे प्लैनेट्स फॉर्म हुए तभी हमारी अर्थ भी बनी है। ठीक है, तो शुरुआत में ना ये एक हॉट गैस बलून के जैसा था, गैशियस बलून के जैसा था, जो पूरा के पूरा बिल्कुल गर्म गोला जैसे होता है आग का गोला, बिल्कुल वैसा था। और फिर लेकिन अपने रोटेशन की वजह से, हमने पढ़े ना फर्स्ट लेसन में भी, अर्थ जो है वो रोटेट करती है, तो अपने रोटेशन की वजह से इसकी जो अपर लेयर है वो सबसे पहले कूल डाउन होना शुरू हुई, जिसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बने और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपर सरफेस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। यानी पहले तो गैशियस स्टेट में था, गैशियस स्टेट के बाद में फिर वो जब ठंडा होना प्रोसेस, कूल डाउन होने का प्रोसेस शुरू हुआ तो फिर वो क्या बना, लिक्विड फॉर्म में आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अपर सरफेस थी वो कूल डाउन होते होते सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, लेकिन अब भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर का पार्ट है शायद वो अब भी सेमी लिक्विड ही है। समझ में आया? तो बिल्कुल ये दूध की ही तरह जो प्रोसेस हमने मिल्क बॉइलिंग में देखे, बॉईल होने के बाद जब वो कूल डाउन होता है उसका जो प्रोसेस देखे, बिल्कुल वैसा ही कुछ हमारी अर्थ के साथ में भी हुआ कि पहले तो वो एक गैशियस हॉट बलून था, लेकिन जैसे जैसे वो अपने रोटेशन की वजह से कूल डाउन होना शुरू हुआ तो कूलिंग के दौरान उसकी जो अपर सरफेस है वो ठंडी होनी शुरू हुई, लेकिन जो इनर सरफेस है वो गर्म ही रह गई और अपर सरफेस कूल डाउन होते होते लिक्विड से फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, सख्त हो गई और इस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट्स फ्रेम हो गए। समझ में आया? तो अब हमारे जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों, अब इंसान तो हमेशा अपनी खोज में लगा हुआ रहा कि भाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या है, कैसा है, कैसी लेयर्स है वहाँ पर, ये जो है इंसान हमेशा अपनी खोज में लगा रहा, लेकिन आज तक कभी भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं हो पाया है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, डिफरेंट नेचुरल इवेंट्स के थ्रू इंसान को समझ में आया, जो साइंटिस्ट हैं हमारे उनको समझ में आया कि हमारी जो अर्थ है इसके अंदर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे हीट, गर्माहट जो है वो इंक्रीज होते जाती है और इसके अंदर का हिस्सा जो है वो सेमी लिक्विड भी है। जैसे अभी हमारे पास एग्जाम्पल है वोल्केनोज की। अभी आप लोगों ने वोल्केनोज देखे होंगे, ज्वालामुखी देखे होंगे कि जिसमें जो है बहुत सारा लावा जो है, मैग्मा जो है वो उन वोल्केनोज से बाहर निकलता है। वोल्केनो की डेफिनेशन आपके सामने है। अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द सरफेस ऑफ द अर्थ आउट ऑफ विच मेल्टेड रॉक एंड गैसेस एक्सप्लोड। कि जमीन के अंदर की जो भी मेल्टेड रॉक्स और गैसेस हैं वो इस लावा के थ्रू, इस मैग्मा के थ्रू, मैग्मा मीन्स हॉट लावा, तो इसके थ्रू जो है वो बाहर निकलता है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जो लावा है ये कहाँ से आ रहा है? ये जमीन के अंदर से आ रहा है। इसका मतलब जमीन के अंदर सच में गर्माहट ज्यादा है। इससे हमको पता चला कि जमीन के अंदर का हिस्सा जो है वो ऊपर की बनिस्बत, जो हमारी अपर सरफेस है उसकी बनिस्बत ज्यादा गर्म है। ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे जैसे देखो हम लोग माइंस में वो भी एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि इंसान जब माइनिंग करता है, जो कानें खोदी जाती हैं, जैसे कोयले की कान होती है, हीरे की कान होती है, तो जब इंसान जमीन के अंदर खुदाई करने जाता है ना, तो जैसे 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 वो चट्टानों में अंदर जाते जाता है, रॉक्स में अंदर जाते जाता है, वैसा वैसा गर्मी बढ़ती जाती है, हीट जो है वो इंक्रीज होते जाती है। एक लेवल तो वो आता है कि जहाँ पे इंसान को बिल्कुल सफोकेशन होने लगता है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट चीजें हैं,
ठीक है। एक तो वोल्केनिक के एग्जाम्पल हो गए हमारे पास में, फिर माइनिंग की एग्जाम्पल हो गई हमारे पास में, फिर सिस्मिक वेव्स जिनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी हमको समझ में आया कि हमारी जो ज़मीन है अंदर उसमें मूवमेंट कुछ ना कुछ होते रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है सिस्मिक वेव्स अपर लेवल तक आती हैं और अर्थक्वेक्स भी होते हैं। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स ना इंसान के साइंटिस्ट के पास में आई, जिसकी वजह से उसने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली कि कैसी हो सकती है हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर का हिस्सा कैसा है, कितनी लेयर्स हैं, उसमें क्या है, ये सब उसको अपने अलग अलग मेथड्स ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही समझ में आया है। अभी तक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो बच्चों आज चलो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। अब देखो बच्चों, ये है हमारी अर्थ और इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर जो भी लेयर्स हैं, जो भी हमको मटेरियल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिले हैं हमको, उसके थ्रू साइंटिस्ट ने बताया है कि अर्थ के 3 मेन लेयर्स हैं। एक तो है क्रस्ट, जो अपर मोस्ट पार्ट है, अपर मोस्ट लेयर है, वो है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है वो है मेंटल, और मेंटल के बाद जो लास्ट पार्ट आता है, डिवीजन आता है, दैट इज कोर। कोर में भी आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो मेन जो है ना अर्थ के जो लेयर्स के डिविजन्स किए गए हैं, जो डिवाइड किया गया है अर्थ के लेयर्स को, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के लेयर्स को, वो हैं 3 मेन पार्ट हैं। फर्स्ट वन है क्रस्ट, सेकेंड वन है मेंटल, थर्ड वन है कोर, ठीक है। अब इनका जो डिवीजन किया गया है ना, वो डिवीजन इन 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 अर्थ के ये जो पार्ट्स हैं, इनमें जो भी हमको मटेरियल्स मिले हैं, उन मटेरियल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ये डिवीजन किया गया है कि जिस तरीके से क्रस्ट में हमको कौन से मटेरियल्स मिलते हैं, मेंटल में हमको कौन से मटेरियल्स मिलते हैं, और कोर में हमको कौन से मटेरियल्स मिलते हैं। हर लेयर में ना अलग अलग मटेरियल हमको प्रोवाइडेड हैं। दैट्स वाई उन मटेरियल के बेसिस पर इन डिविजन्स को किया गया है। अपर मोस्ट पार्ट में जो सॉलिड रॉक है, जो अपर मोस्ट पार्ट में जो हिस्सा सबसे ज़्यादा सॉलिड है, वो है क्रस्ट। उसको क्या बोला जाता है? क्रस्ट। अब क्रस्ट जो है ना हमारा, उसको और 2 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है ना बच्चों, ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, लेकिन इसकी लेयर आप लोग देख रहे होंगे कि जो टोटल लेंथ है अपर सरफेस से लेकर सेंटर तक की, उसमें सबसे कम जो थिकनेस है लेयर की, जो थिकनेस है वो सबसे कम क्रस्ट की दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये सॉलिड पार्ट जो ऊपर फॉर्म हो चुका है अर्थ कूल डाउन होने के बाद में, तो ये हमारी जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट और जो सॉलिड है वो है क्रस्ट, उसे कहते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट के 2 पार्ट हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। क्रस्ट के जस्ट बाद आप लोगों को जो ऑरेंज कलर में लेयर दिखाई दे रही है, डिवीजन बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के बाद जो पार्ट है वो है मेंटल, उसे कहा जाता है मेंटल। क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। क्रस्ट और मेंटल का जो पार्ट है, उनको जोड़ने वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, वो कहलाता है लिथोस्फीयर। क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है, जो पार्ट है एडजेसेंट टू द पोर्शन ऑफ द मेंटल, द क्रस्ट एंड अ पोर्शन ऑफ द मेंटल एडजेसेंट टू इट आर कॉल्ड लिथोस्फीयर।
लिथोस्फीयर की थिकनेस जो है अराउंड 100 किलोमीटर है। और अब मेंटल के बाद जो लास्ट डिवीजन है वो कहलाता है कोर। ठीक है, अभी हमने क्रस्ट के बारे में पढ़े कि क्रस्ट की थिकनेस जो है वो कम होती है सब तीनों लेयर्स में। सबसे कम जो है वो क्रस्ट की थिकनेस है, लेकिन ये थिकनेस भी इक्वल नहीं होती है हर जगह पर। हर जगह पर ये थिकनेस एक जैसी नहीं है, ध्यान रखो, हर जगह पर ये जो थिकनेस है ये एक जैसी नहीं है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस अबाउट 40 किलोमीटर है, जबकि ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस अबाउट 8 किलोमीटर्स है। और इसी तरीके से हम अगर माउंटेनियस रीजन्स की तरफ जाएं तो उसकी थिकनेस अराउंड 70 किलोमीटर्स है। ठीक है, तो एवरेज थिकनेस क्रस्ट की टोटल अगर निकाली जाए तो 30 किलोमीटर्स हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि क्रस्ट के भी दो डिविजन्स किए गए हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। अब हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना वो मोस्टली बेस्ड है सियाल पर। सियाल मतलब SI, देखो बच्चों ध्यान देना बराबर, SI रेफर्स टू सिलिका। वो किसके लिए डिफाइन किया गया है? जो सिलिका को डिफाइन करता है, SI। और AL से बनता है एल्यूमिनियम। तो कॉन्टिनेंट्स जो ज़्यादातर करके सिलिका और एल्यूमिनियम पर बेस्ड हैं, ऐसे जितने कॉन्टिनेंट्स बने हैं हमारे, उसका जो लेयर है उस लेयर में सिलिका और एल्यूमिनियम का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से इसे सियाल कहा जाता है। SI, देखो ध्यान देना है, नाम से ही तुमको ध्यान रखना है कि इसके कंपोजिशन, इसलिए इसमें क्या मौजूद होता है। SI सिलिका, AL एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर सियाल बनता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो भी रॉक्स हैं उसमें ये सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये लेयर सियाल की बनती है। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो है ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो 2.65 से लेकर 2.90 ग्राम पर क्यूबिक मीटर तक, सेंटीमीटर तक होती है। तो इसकी थिकनेस जो होती है वो अराउंड 30 किलोमीटर्स होती है, जिसमें जो कि ग्रेनाइट रॉक्स, ज़्यादातर करके ग्रेनाइट रॉक्स इस लेयर में पाए जाते हैं, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मिकदार ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में, जो विच आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सियाल। दूसरा है सीमा। सीमा मैंने बताई आप लोगों को ओशियानिक क्रस्ट, हमारा जो अदर पार्ट ऑफ द क्रस्ट है। एक पार्ट तो मैंने बताई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा पार्ट है ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट में मेनली ओशियानिक क्रस्ट आर फॉर्म्ड बाय सिलिका एंड मैग्नीशियम। देखो फिर सीमा, ये जो दो नाम, 4 अल्फाबेट, दो अल्फाबेट से मिलकर बन रहे, SI सिलिका को डिफाइन करता है, MA मैग्नीशियम को डिफाइन करता है, इसलिए इसका नाम बन गया सीमा। क्या बन गया? सीमा। तो ये जो है ना, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सीमा। अब ये जो लेयर है ना ये अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 किलोमीटर थिक होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से थोड़ा कम थिक होती है। ओशियानिक क्रस्ट जो होते हैं, जो सीमा की लेयर होती है वो सियाल की लेयर से थोड़ा कम थिक होती है। मैंने बताया आप लोगों को सियाल की लेयर जो है वो अबाउट 30 किलोमीटर थिक होती है, जबकि सीमा की जो लेयर्स हैं वो अबाउट 7 to 10 किलोमीटर थिक होती है। और इसकी डेंसिटी जो है वो 2.9 ग्राम पर क्यूबिक मीटर से 3.3 ग्राम पर क्यूबिक मीटर तक होती है। लेकिन देखो डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारी
सियाल की जो डेंसिटी थी, देखो अब यहाँ पर ना एक बात समझना है बच्चों कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ऊपर से नीचे की तरफ डेंसिटी जो है वो हाई होते जाती है, डेंसिटी बढ़ते जाती है। हर एक मोड़ पे तुम लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ते जाएंगे, दोनों ही जो है अपर लेवल से जैसे जैसे हम लोअर लेवल तक जाते जाएंगे। जैसे क्रस्ट में पहले आया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, फिर आ रहा है ओशियानिक क्रस्ट, अब उसके बाद मेंटल आएगा, अपर मेंटल लोअर मेंटल, फिर आएगा कोर में आएगा आउटर कोर इनर कोर। तो ये जितनी लेयर्स आएंगी ना, ये जितने भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के लेयर्स आएंगे, इसमें हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे जो है डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी और टेम्परेचर भी उनका बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी 2.65 से लेकर 2.90 तक होती है, वहीं ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी 2.9 से लेकर 3.3 तक पहुंच जाती है। ठीक है, और इस लेयर में ज़्यादातर करके हमको बेसाल्ट और गैब्रो रॉक्स जो है हासिल होती है। दे आर मेनली फाउंड इन दिस टाइप ऑफ लेयर्स सीमा में। ठीक है, बेसाल्ट एंड गैब्रो रॉक्स जो है वो पाई जाती है यहाँ पर। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में? क्रस्ट के बारे में। ज़रा ध्यान से और एक बार देख लो। देखो बच्चों, ये जो पार्ट है ना, ये है सियाल, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आता है, जिसमें दो जो है एलिमेंट्स हमको मिलते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिससे मिलके ये बनता है। ठीक है, और ये जो है लाइटर इन वेट होते हैं, इस वजह से इनकी जो थिकनेस है वो अबाउट 30 किलोमीटर्स तक है, और मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड हियर। अब इसके बाद में ना बारी आती है किसकी? सीमा की, जो कि ओशियानिक क्रस्ट के नीचे हमको मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो, द लेयर बिलो द सियाल इज कॉल्ड सीमा, सियाल के नीचे है सीमा, और यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है वो इससे कम है सियाल से। ठीक है, लेकिन इसमें हमको कौन से रॉक्स मिलते हैं? हमको यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम, ये दोनों चीज़ों से मिलकर ये बना है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। लेयर इज हैवियर देन सियाल, लेयर जो है वो हैवियर है। ठीक है, अब इस तरीके से हमको क्रस्ट के बारे में पता चल गया। हाँ, अब क्रस्ट के बाद की जो लेयर है वो है मेंटल। अब मेंटल जो है अबाउट 2870 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। समझ में आया? इसमें आयरन और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है। अब जो अपर लेवल है 100 to 200 किलोमीटर का, वहाँ पर जो है रॉक्स मेल्ट होते हैं, और रॉक्स क्या होते हैं? मेल्ट होते जाते हैं, जिसकी वजह से मैग्मा बनता है, यानी हॉट लावा बनता है। अब ये चैम्बर्स जब यहाँ अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो हमारे वोल्केनोज अपीयर होते हैं। समझ में आया? वोल्केनोज जो है वो बाहर अपीयर हो जाते हैं, लावा बाहर निकलता है। अब यहाँ पर जो हमारी ये जो लेयर है मेंटल के बाद की, वो कहलाती है कोर। कोर की लेंथ है 3471 किलोमीटर, सबसे बड़ी ये जो है इसकी लेंथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इसमें भी दो पार्ट है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। इस वजह से वो हैवी भी होता है और हार्ड सब्सटेंसेस भी इसके अंदर होते हैं। किसमें? इनर कोर में। ठीक है, अब इनर कोर जो है ना, उसमें आयरन और निकल होता है। आयरन और निकल की वजह से इसमें जो है इसको नाइफ भी कहा जाता है। देखो, निकल का Na ले लिए, और आयरन यानी कि फेरस होता है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है Fe। तो Fe और ये NiFe, इस वजह से इस लेयर को नाइफ भी कहा जाता है। इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? नाइफ कहा जाता है। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? नाइफ अगर कोई पूछे क्या है तो छुरी मत बोलने लग जाना। यहाँ पे नाइफ स्पेलिंग देखो, Ni से निकल, Fe से फेरस यानी आयरन। ठीक है, फेरस कहा जाता है, इसलिए उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिया जाता है Fe। ठीक है, इस वजह से इसे कहते हैं
नाइफ। ये एलिमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। देखो बच्चों, ये ध्यान देना आप लोगों को ज़रूरी है। सियाल जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था वो उसमें था सियाल, SiAl, यानी Si से सिलिका, Al से एल्यूमिनियम, ये ध्यान में रखना है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल। हाँ, फिर ओशियानिक क्रस्ट में सीमा, SiMa, Si से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम, इस वजह से वो बन गया सीमा। फिर मेंटल में हमने क्या देखे, आयरन और मैग्नीशियम था, ठीक है, मेंटल में था ये एलिमेंट। देखो अलग अलग एलिमेंट्स है, हर लेयर में अलग अलग एलिमेंट्स है। अब बारी आ गई कोर की, तो जो इनर कोर है, जो हार्ड सब्सटेंस यहाँ पर मिलता है वो है नाइफ, निकल और आयरन यानी कि फेरस, इन दोनों को मिलाकर बना है नाइफ। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो मटेरियल्स हमको लेयर्स में मिले उसकी वजह से ही इसके जो डिविजन्स, हम अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उनके डिविजन्स कर पाए। फर्स्ट चीज अब मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स की वजह से एक तो डिवीजन हुआ। अब देखते हैं और किस वजह से डिवीजन हुआ। तो दूसरी बात तो मैंने और एक चीज बताई आपको, डेंसिटी, कि जैसे जैसे अपर लेवल से हम लोअर लेवल की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। और तीसरी चीज है टेम्परेचर। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर भी जो है ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे जमीन के तह में अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट में जो हमारा टेम्परेचर है वो अबाउट यानी कि लास्ट टू लास्ट 100 to 200 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, ठीक है। फिर मेंटल में हम जाएंगे तो अपर मेंटल में जो है वो कितना होता है, अपर मेंटल में 2400 से लेकर 2900 तक, अपर लेवल से लोअर लेवल तक में जो है, अपर लेवल से अपर मेंटल से लोअर मेंटल तक में 2400 से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। और फिर उसके बाद जैसे हम कोर में जाएंगे तो आउटर कोर में तकरीबन 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और इनर कोर में तकरीबन इनर कोर में जो है तकरीबन उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जो है हमको देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इनर कोर में तो कहा जाता है कि जैसे कि जो सूरज जो हमारा सन है, सन की जितनी गर्मी होती है उसके सरफेस की, सन के सरफेस की जितनी टेम्परेचर है, जितना उसकी गर्मी है, वही टेम्परेचर इनर कोर का होता है, ये कहा जाता है। समझ में आया। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम अपर क्रस्ट से मेंटल की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। फिर मेंटल से जब कोर में जाएंगे तो और ज़्यादा टेम्परेचर, 5000 डिग्री सेल्सियस किसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पर जब टेम्परेचर 40 डिग्री 44 डिग्री हो जाता है हम लोग तभी मतलब हुश हुश करने लग जाते हैं कि अरे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। सोचो जब हमारे यहाँ पर इतनी 42 डिग्री 45 डिग्री तक अगर टेम्परेचर होता है तो ही हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो ये सोचो कि कोर में, आउटर कोर जो है 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो मतलब कितनी हीट वहाँ पर होती होगी। समझ में आया। और मेंटल जो है वहाँ पे 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी होती है। तो ये इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, डेंसिटी इंक्रीज़ होती है और डिफरेंट मटेरियल्स हर लेयर्स में पाए जाते हैं। इसी वजह से इन लेयर्स को डिवाइड किया गया है इन बेसिस पर। तो बच्चों हमने जितने भी ये लेयर्स पढ़े, क्रस्ट जो शुरुआत का ऊपर है उधर से लेकर इनर कोर तक जो टोटल लेंथ है लेयर्स की, वो टोटल लेंथ है 6371 किलोमीटर। कितनी है? 6371
371 किलोमीटर, जिसमें से हमने देखे कि हमारा जो क्रस्ट है उसकी एवरेज अगर निकाली जाए लेंथ की तो वो है अबाउट 30 किलोमीटर्स। क्यों हमने 30 किलोमीटर, क्योंकि हमारे जो क्रस्ट है हमने देखे कि हर जगह पर जो उसकी थिकनेस है वो इक्वल नहीं है। कोई जगह पर 30-40 किलोमीटर है तो कोई जगह पर 70 किलोमीटर है या 8 किलोमीटर्स है। तो इस तरीके से इसकी जो डिफरेंट लेयर्स की वजह से क्रस्ट की इसका एवरेज निकाला गया है, एवरेज है 30 किलोमीटर। फिर बारी आती है मेंटल की। तो मेंटल का जो टोटल लेंथ है वो है 2870 किलोमीटर्स, वो हमने देख लिए। फिर मेंटल के बाद की जो लेयर शुरू होती है कोर की, जिसमें दोनों चीज आ गई, आउटर कोर और इनर कोर, तो वो दोनों मिलाकर है 3471। तो इस तरीके से जब हम इन तीनों लेयर्स को मिला देते हैं तो जो टोटल लेंथ है ऊपर से लेकर सेंटर तक की वो है 6371 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अब हमारे अर्थ का ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर की वजह से इसमें जो गर्मी है, जो मटेरियल्स हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं अपर लेवल पे भी। ठीक है। हाँ, तो बच्चों मैं ये कह रही थी कि ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक सेंटर तक जो हमारा क्रस्ट से लेकर कोर तक, इनर कोर तक जो हमारी लेयर्स है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। देखते हैं क्या। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये कि हमारी जो अर्थ है वो अर्थ सबसे पहले तो बाहर से कूल डाउन होना शुरू हुई। करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ द अर्थ स्टार्टेड फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से शुरू हुआ है ना। लेकिन सरफेस कूल डाउन हो गया, लेकिन जो कोर है, जो अंदर का हिस्सा है, वो तो गर्म ही रहा, उसका तो टेम्परेचर हाई है ना। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो तकरीबन कितना है, जैसे 32 मीटर अगर है ना, तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। तो अब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने का मतलब तुमने देखे होंगे कि इनर कोर की लेंथ तो कितनी है, कोर की लेंथ तो 3000 एबो है ना। तो अब तुम 3000 एबो को अगर तुम काउंट करो तो फिर कितना टेम्परेचर हो जाता है, वो टेम्परेचर तो 5000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, हमने देखे ना। तो कोर में जमीन क्या है, एकदम गर्म है, यानी बाहर से ठंडी है, ऊपर हमको इतनी गर्मी नहीं समझ में आ रही है। हमको तो जो गर्मी मिल रही है वो हमको सूरज की तरफ से मिल रही है, सन की मिल रही है। करेक्ट। लेकिन जमीन के अंदर जब अंदर अंदर जाएंगे, हम कोर की तरफ जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल सूरज के जितना गर्म है वहां पर, 5000 डिग्री सेल्सियस और उससे भी ज्यादा गर्मी है वहां पर। ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज कि जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है सेंटर में। करेक्ट। ऊपर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमने देखे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर हमने देखे कि डेंसिटी इंक्रीज हुई। करेक्ट। अच्छा, फिर अब इसके बाद में जो प्राइमरी वेव्स होती हैं अर्थक्वेक की, जो ट्रैवल करती हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जो लेयर्स है, अगर उसमें ट्रैवल करती हैं तो जब कोर की तरफ वो आती है, अब क्योंकि कोर का जो हिस्सा है वो तो सेमी लिक्विड है, अब सेमी लिक्विड होने की वजह से वहां पे डायरेक्शन उनका चेंज हो जाता है। ठीक है। तो प्राइमरी वेव्स का डायरेक्शन भी चेंज होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे, और सेकेंडरी वेव तो उसमें से क्रॉस ही नहीं कर पाती। सेमी लिक्विड होने की वजह से सेकेंडरी वेव्स जो है वो कोर में से क्रॉस ही नहीं कर पाती। देखो बताती हूँ कैसे। ये हमारी अर्थ है, ये बाहर से कूल डाउन हुई। करेक्ट। अब कूल डाउन होने के बाद में लेकिन अंदर की तरफ तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है कोर में, वहां पर तो हायर टेम्परेचर है। ठीक है। अब जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इस जगह पर कितना हुआ है, 32 मीटर पर 1 डिग्री पर सेल्सियस। ठीक है।
अब इट मीन्स दो द सरफेस इज कूल द कोर इज वेरी हॉट, हालांकि सरफेस हमारा कूल है लेकिन कोर जो है बहुत गर्म है। तो टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना किया जाता है? 5000 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी ऑफ मटेरियल वो भी इंक्रीज होती है सेंटर की तरफ। ठीक है, अब जो हमारी देखो, ये बहुत ध्यान देना बच्चों, ये जो ब्लू लाइंस तुम लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये ब्लू लाइंस है प्राइमरी वेव्स। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी वेव्स है। जब सेंटर से ये प्राइमरी वेव्स यानी अर्थ में एक जगह से अगर ये प्राइमरी वेव्स शुरू होती हैं तो ये प्राइमरी वेव्स हर जगह पर ट्रेवल कर पाती हैं। ठीक है, लेकिन जब ये कोर की तरफ आती हैं तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। जो प्राइमरी वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे, और दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। प्राइमरी वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी वेव्स हैं जब ये आ रही हैं तो कोर क्योंकि सेमी लिक्विड है, इस वजह से वहां पर आने पर जो उनकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। लेकिन अब इसी की बनिस्बत तुम अगर ये सेकेंडरी वेव्स को देखो, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं सेकेंडरी वेव्स, लेकिन ये सेकेंडरी वेव्स कोर की तरफ आने पर वो उसको पास ही नहीं कर पाती। समझ में आया? वो जो है उसको पास नहीं कर पाती। आप लोग देख रहे हो कि वो उससे आगे नहीं बढ़ रही है, उधर ही से लौट जाती है या फिर साइड से निकल जाती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से द सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड आउटर कोर, क्योंकि आउटर कोर जो है हमारा वो कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है। इनर कोर जो है वो सॉलिड है, लेकिन आउटर कोर तो लिक्विड स्टेट में ना, और लिक्विड स्टेट से वो सेकेंडरी वेव्स क्रॉस नहीं कर पाती है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं ज़मीन के अंदर जो है, ये बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक। जो ऊपर से लेकर सेंटर तक का जो हिस्सा है हमारा ज़मीन का, अर्थ का, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रहा है, जो वेव्स हैं प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स उसमें चेंजेस हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, इसकी जब साइंटिस्ट ने स्टडी की है ना, उस स्टडी से समझ में आया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ और जो उसकी बाउंड्री है उसमें कितनी डिफरेंट लेयर्स हैं। ज़मीन के अंदर से लेकर ऊपर तक कितने डिफरेंट लेयर्स हैं, ये हमको जब हमने अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स इसकी स्टडी की है साइंटिस्ट ने, तो उनको सही से समझ में आया कि कितनी लेयर्स हमारी ज़मीन में है। क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो नहीं हो पाया है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से समझ में आया है कि ज़मीन में जो है ये 3 लेयर्स हैं, जिसमें से कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड होने की वजह से ही वो सेकेंडरी वेव्स जो है उसमें से ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, और प्राइमरी वेव्स ट्रैवल करती भी हैं तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। इससे हमको समझ में आता है बच्चों कि ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस की ही वजह से बहुत सारी मूवमेंट्स हमारे अर्थ के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मूवमेंट की वजह से ही जो है जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज इरप्शन होते हैं, और सुनामीज भी जो है वो इसी का एक नतीजा है। तो ये जो है ये डिफरेंसेस की वजह से ही अर्थ की मूवमेंट जो है वो होती है। और इससे ये भी पता चलता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है वो अनस्टेबल है, यानी हमेशा ये एक जैसा नहीं होता है। ठीक है,
ये अभी ये जो हमने इमेजिनेशंस पर बनाए हैं ये हमेशा के लिए ये इस तरीके से एक जैसा नहीं होता है। ये थिकनेस में भी चेंजेस होते रहते हैं, टेम्परेचर्स में भी चेंजेस होते रहते हैं, डेंसिटी में भी चेंजेस होते हैं। एक एग्जैक्ट वैल्यू कहीं पर भी मेंशन नहीं है इसकी। बच्चों अब लास्ट में ज़रा ये टेक्स्ट बुक का आपका पेज नंबर 12 पर ये जो पिक्चर दी गई है, इमेज शोइंग अर्थ्स इंटीरियर, इसको भी एक बार देख लो, क्योंकि जो वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया है अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, आपके टेक्स्ट बुक में इस तरीके से उसी पेज को दिया, उसी पिक्चर को इस तरीके से दिया गया है। ये पिक्चर, ये ड्राइंग जो है आप लोगों को बनाने के लिए और लेबलिंग करने के लिए भी आता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार समझ लेंगे। हम पूरा पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक बार मैं आपको सरसरी तौर पर समझा रही हूँ कि जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे पास 3 मेन लेयर्स हैं, जिसमें पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। ठीक है, अब जो क्रस्ट है अगर आप देखो तो उसका जो है एवरेज डिस्टेंस, जो थिकनेस ऑफ द लेयर है वो है 30 किलोमीटर, अबाउट 30 किलोमीटर है। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में अबाउट 100 किलोमीटर्स जो लेयर है वो है लिथोस्फीयर, या फिर इसको एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है बच्चों। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनो का मीन्स होता है वीक। अब क्योंकि ये लेयर जो है वीक होती है, यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर जब इंक्रीज होता जाता है, तो जैसे हमने बोले ना कि मैग्मा चैम्बर्स बन जाते हैं और वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं, तो वो सब इस लेयर्स में होते हैं। तो क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में जहाँ पे यानी क्रस्ट एंड हो रहा है और मेंटल स्टार्ट हो रहा है, वो जो है एक लेयर यहाँ पर बनती है जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, या फिर इसे एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट में हमने 2 पार्ट पढ़े, ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट, सियाल एंड सीमा, ठीक है, जिसे कहा जाता है। फिर इसके बाद दूसरा जो लेयर है वो है मेंटल, जिसमें अपर मेंटल भी है एंड लोअर मेंटल भी है। पूरा मिला के जो इसकी टोटल लेंथ है वो 2870 किलोमीटर्स है। मेंटल जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और मेंटल में हमने क्या पढ़े, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक है, फिर इसके बाद जो लास्ट हमारा आता है लेयर वो है कोर। कोर में भी 2 पार्ट है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। और कोर की जो टोटल लेंथ है वो है 3471 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने पढ़े थे कि कोर, इनर कोर में जो है हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नाइफ, Ni से निकल, Fe से फेरस। ये पूरी चीज़ ना बच्चों आप लोगों को इस टेबल में भी दिया गया है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं डेंसिटी जो है वो लो से हाई होते जाती है, वैसे ही टेम्परेचर भी लो से हाई होता जाता है। फर्स्ट क्रस्ट में हमारे पास में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, सियाल। ओशियानिक क्रस्ट में हमारे पास है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सीमा। और फिर हमारे पास मेंटल में सिर्फ मैग्नीशियम और आयरन है। और लास्ट किसमें, कोर में, इनर कोर में हमारे पास निकल और फेरस है। तो ये एलिमेंट्स है जो हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे मैं आपको क्रस्ट के बारे में और मेंटल के बारे में मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। अब मुझे जो एक चीज़ आपको बताना है वो है इनर कोर के बारे में, कि आउटर कोर तो हम पढ़ चुके हैं कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और इसका टेम्परेचर जो है वो अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो डेंसिटी है वो 9.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद की जो लेयर हमारे पास आती है इनर कोर की, इनर कोर से पहले आउटर कोर में यहाँ पर क्या होता है ना कि टेम्परेचर अब बाहर से तो सर्द है, अंदर से गर्म है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये
आउटर एंड इनर कोर की जो टेम्परेचर के डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से जो है वर्टिकल करंट्स डेवलप होती हैं। वर्टिकल करंट्स जब डेवलप होती है तो हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है ना, सर्कुलर मोशन में हमारी अर्थ रोटेट करती है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं ये भी सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। ठीक है, ये भी जो है जो सर्कुलर मोशन में जो है ये मूव करते हैं। अब जब ये एक आउटर कोर में लिक्विड आयरन से जब पास होते हैं तो ये जो करंट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट्स ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसको कहा जाता है जियो डायनामो। क्या कहते हैं? जियो डायनामो कहते हैं। तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यानी सेंटर से हमारी अर्थ की तरफ एक मैग्नेट आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों, मैग्नेट लौ चमक कैसे किसी भी चीज़ को जो है अपनी तरफ खींचता है, उसके अंदर एक खास खूबी होती है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके अंदर। तो वैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है सेंटर से लेके बाहर तक, तो ये अर्थ के सरफेस के बाहर भी कुछ हद तक ये मैग्नेटिक फील्ड अपना एक कवर बना लेती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जो सोलार विंड्स को अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सोलार विंड्स से। समझ में आया? तो ये जो है ना, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो इसकी वजह से प्रोटेक्ट होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो डेवलप हुई है अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर। क्या कहते हैं उसको? मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। बच्चों ये जो है फिगर नंबर 2.3 में आप लोगों को अच्छे से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ द अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर, जो सोलार विंड्स से प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। कौन बनाता है मैग्नेटिक फील्ड? जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव हो रहा है, टेम्परेचर कहीं पर ज़्यादा है फिर उसके आगे उससे ज़्यादा है, तो ये जो कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर है उसकी वजह से जो करंट्स वर्टिकल करंट्स डेवलप होते हैं वो अर्थ के मोशन की वजह से वो भी सर्कुलर मोशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ओके, तो ये जो है आप लोगों को ये डायग्राम भी आप लोगों को बनाने और लेबलिंग करने के लिए आना चाहिए, इसकी भी प्रैक्टिस करना है। मैंने बताई हूँ इस चैप्टर का हर डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये डायग्राम्स पर भी ध्यान देना है। इसके नीचे भी एक डायग्राम है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की किस तरीके से डेवलप हुई है वो बताया गया है। तो ये जो जियो मैग्नेटिक पोल है ये आप लोगों को जैसे बताना है हमको कि अर्थ जो है वो हमारा किस तरीके से एक मैग्नेट का काम करता है। तो ये अर्थ अ मैग्नेट, ये वाली फिगर भी आप लोगों को आनी चाहिए बनाने के लिए। इसको भी आप लोगों ने, ये भी वही है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है अराउंड द अर्थ उसी के बारे में है। तो ये फिगर भी आप लोगों को बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस लेसन में पूरा हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़े कि कितनी लेयर्स होती हैं, उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, टेम्परेचर कैसा होता है, डेंसिटी कैसी होती है। तो अलग अलग लेयर्स को जब अभी आप मेरे समझाने के बाद आप लेसन को पढ़ेंगे तो रीडिंग करने के बजाय मैं चाहूँगी कि आप ना एक दूसरे जो लेयर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ो, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम सियाल कहते हैं, सियाल भी कह सकते हैं, और ओशियानिक क्रस्ट को हम सीमा भी कह सकते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम का कंपोजिशन ज़्यादा होता है, और ओशियानिक क्रस्ट में सिलिका एंड मैग्नीशियम कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं। करेक्ट। डेंसिटी सियाल की जो डेंसिटी है यानी ओशियानिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो 2.65 से 2.90 तक है, और जबकि वहीं पर जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट है यानी सीमा जो है उसकी डेंसिटी 3.3 तक चली जाती है, यानी बढ़ जाती है डेंसिटी फिर आगे। फिर इसके अलावा हमने देखे कि थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर देन द थिकनेस ऑफ ओशियानिक क्रस्ट। थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज
about 30 kilometers, and thickness of oceanic crust is about 7 to 10 किलोमीटर्स। जो रॉक्स फाइंड आउट होते हैं ओशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, वो कौन से होते हैं? कौन से रॉक्स होते हैं? ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं। और जो रॉक्स ओशियानिक क्रस्ट में फाइंड आउट किए जाते हैं वो भी ज़्यादातर करके बेसॉल्ट एंड गैब्रो रॉक्स होते हैं। तो इस तरीके से ये तुम ये डिफरेंस करके पढ़ोगे ना तो तुमको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें याद रहेगी। जैसे क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी लेंथ में कितना डिफरेंस है, इनके एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, इनके टेम्परेचर्स में क्या डिफरेंस है। जैसे मेंटल और कोर, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कितने पार्ट्स हैं, मेंटल के कितने कौन से पार्ट्स है, कोर के कौन से पार्ट्स है, मेंटल की लेंथ कितनी है, कोर की लेंथ कितनी है, मेंटल के एलिमेंट्स कौन से हैं, कोर के एलिमेंट्स कौन से, ये इस तरीके टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, दोनों की डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो फिर ये लेसन आप लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये लेसन मेरा समझा कर एक्सप्लेन करके हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये लेसन जो है समझ में अच्छे से आया होगा। आप लोग कोशिश करो अच्छे से ज़्यादा, अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है तो फिर वीडियो को रीप्ले करो और फिर से उसको समझो अच्छे से, ताकि जो है आगे आंसर्स याद करने में आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मैंने जैसे बताई ना, अगर ये डिफ्रेंशिएट करके आप लोग पढ़ते हैं ना, समझते हैं ना, तो फिर आगे जाके आंसर्स भी बहुत जल्दी इसके आंसर्स आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो ये बच्चों मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं अच्छे से अच्छा आप लोगों को समझा चुकी हूँ, समझा सकूँ। आप लोग भी मतलब ये कोशिश करो कि जो भी मेरी मेहनत है वो तो तभी कामयाब होगी जब आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग उसको अच्छे से समझेंगे, आप लोग आंसर्स अच्छे से याद करेंगे। तो प्लीज़ 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 आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेसन्स को बार बार समझो और रीडिंग भी करो। और फिर अगर जिन बच्चों को स्कूल से क्वेश्चन आंसर्स मिल चुके हैं वो क्वेश्चन आंसर्स याद करना शुरू कर दो। जिनको नहीं मिले हैं वो लेसन की रीडिंग करके एक एक जो टॉपिक है, एक एक जो सब टॉपिक है लेसन का, उसको पढ़ के उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि आगे जाके जब आपको नोट्स मिले तो आपको भी लेसन जो है अच्छे से जल्दी से याद हो जाए। और वरना तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े दिन बाद मैं खुद ही आप लोगों को जिनको नोट्स नहीं मिली हैं उन लोगों तक मैं नोट्स पहुँचा दूँगी। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, बाय।